Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of inequality, lecture number 13, which is based on rational inequality. In this video lecture, I will discuss following topics. At first, what is polynomial function? Then what is rational function? After that, what is rational inequality? Then fundamental laws of rational inequality. Then steps for solving rational inequality, and last some practice questions based on rational inequality. तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रेशनल इनइक्वालिटी बताने के पहले मैं पॉलिनोमियल फंक्शन का कुछ फंडामेंटल आप सबको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। तो कोई भी फंक्शन f(x) जो इस फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर an नॉट इक्वल टू 0 एंड n जो कि एक्सपोनेंट है बिलोंगिंग टू होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब इस कंडीशन को आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ an हाईएस्ट डिग्री टर्म का कॉफिशिएंट है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री टर्म का कॉफिशिएंट जो होता है उसको लीडिंग टर्म कहा जाता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में लीडिंग टर्म 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में इस पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी। आप क्लियरली कह नहीं सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। तो इसलिए डिग्री को फिक्स करने के लिए हमें लीडिंग टर्म को 0 से इक्वेट नहीं करनी होगी, यानी ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात इसमें क्या समझनी है कि इसमें जो भी वेरिएबल पर जो एक्सपोनेंट होंगे वो होल नंबर होंगे। याद रखिए ये होल नंबर होंगे और ये सब के सब कांस्टेंट होंगे। अगर जैसे ही एक्सपोनेंट होल नंबर ना हो या फिर एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में हो जाए या एक्सपोनेंट वेरिएबल में हो जाए तो ऐसे केस में इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सब के सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। इवन अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो वो भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक वैसे ही लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो जाए, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो जाए। तो इस तरह से डिफरेंट डिग्री के पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये हुआ पॉलिनोमियल का कुछ फंडामेंटल। कुछ और पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो मैक्सिमम जितनी उसकी डिग्री होती है उतना लीनियर फैक्टर में हम उसको मैक्सिमम ब्रेक कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डेफिनेटली उसकी डिग्री 2 है। तो ऐसे केस में जितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मैक्सिमम, मैं यूज कर रहा हूं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 लीनियर फैक्टर में ही हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 से कम भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई पॉलिनोमियल जो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस ही नहीं हो, तो इसका मतलब है लीनियर फैक्टर उसके 0 हो गए। तो मैक्सिमम लीनियर फैक्टर 2 हो सकते हैं और मिनिमम 0 हो सकते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उस केस में डिग्री उसकी 3 है, तो मैक्सिमम लीनियर फैक्टर 3 में हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 में ब्रेक कर सकते हैं। अगर 2 में ब्रेक करेंगे तो 2 में नहीं होगा, मतलब एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाएगा और मिनिमम 0 हो सकता है। कहने का मतलब जितना इसकी डिग्री होगी उतना मैक्सिमम आप लीनियर फैक्टर में किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को आप रिड्यूस कर सकते हैं। और इसमें जितने जो लीनियर फैक्टर होंगे वो सब के सब लीनियर फैक्टर
आपको जीरो प्रोवाइड करेगा, उसी को हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज कर लीजिए कि यहां मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऐसा, जो कि आप ऑलरेडी जान रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग इस टाइप है। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो दो लीनियर फैक्टर में मैक्सिमम रिड्यूस हो सकता है। तो ये जो लीनियर फैक्टर है एक जीरोज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एक जीरोज, और ये दूसरा है वो दूसरा जीरोज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कैसे जीरोज निकालते हैं, तो ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि इसको आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए और इसको भी जीरो से इक्वेट कर दीजिए। जो एक्स का वैल्यू आएगा वही यहाँ इस पॉलिनोमियल फंक्शन का जीरोज होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जितने पॉलिनोमियल फंक्शन है उसके जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतना ही मैक्सिमम उसको लीनियर फैक्टर में हम रिड्यूस कर सकते हैं, और ईच लीनियर फैक्टर 1 जीरोज प्रोवाइड करेगा। अगर 5 लीनियर फैक्टर है तो उसके 5 जीरोज होंगे, अगर 3 लीनियर फैक्टर है तो 3 जीरोज होंगे। अब रही बात सर कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ फिक्स नहीं होता है। ग्राफ का शेप उस पॉलिनोमियल फंक्शन के डिग्री पर डिपेंड करता है। सपोज कर लीजिए कि उसकी डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक है, तो उसका ग्राफ समथिंग लाइक ऐसा हो जाएगा, ठीक है, पैराबोलिक शेप का। और अगर उसकी डिग्री अगर 3 है तो उसका ग्राफ समथिंग लाइक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री पर डिपेंड करता है कि इस पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ का शेप कैसा होगा। नेक्स्ट, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन का एक्सपोनेंट वेरिएबल हो जाए, ठीक है, वेरिएबल हो जाए, तो ऐसे केस में वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन का आपने फंडामेंटल कुछ जान लिया। अब हम चलते हैं, तो सर आप पॉलिनोमियल फंक्शन बता क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे रैशनल फंक्शन बताना है और रैशनल इनइक्वालिटी, और उस रैशनल फंक्शन या रैशनल इनइक्वालिटी में आपको पॉलिनोमियल फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन पहले क्लियर कर दिया। अब चलते हैं रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। चलिए, तो रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, तो जैसा कि आप जान रहे हैं रैशनल नंबर आप पढ़े हुए हैं अच्छी तरह से, तो उसी को अगर हम फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करें तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर न्यूमरेटर पी एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिनोमिनेटर क्यू एक्स वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और यहाँ ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन है वो किसी भी तरह से जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में हो उसको हम बोलेंगे रैशनल फंक्शन। तो कुछ इसमें एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, ये आप अगर इस फंक्शन में न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल है यानी लीनियर, और डिनोमिनेटर को देखेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक है, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये एक रैशनल फंक्शन हो गया। सेम वैसा ही, तो सर यहाँ 1 है न्यूमरेटर में, तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि एवरी नंबर्स आर ऑल्सो पॉलिनोमियल, कोई भी नंबर है वो सब के सब पॉलिनोमियल होंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर लीनियर है, तो डेफिनेटली ये 1 डिग्री का है, तो मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हो गया, तो इसलिए ये फंक्शन यहाँ ईच केस में प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको कंसीडर करके चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आपका एक रैशनल फंक्शन हो गया और ये भी एक आपका रैशनल फंक्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको रैशनल फंक्शन अब क्लियर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आखिर रैशनल इनइक्वालिटी बोलते किसको है। तो कोई भी ऐसा इनइक्वालिटी जिसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखते हैं और यहाँ आइदर ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन
इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में अगर हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं तो वही हमारा फंक्शन रैशनल इनइक्वालिटी होता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये आप जान रहे हैं कि ये रैशनल फंक्शन है और यहाँ बस इक्वालिटी या इनइक्वालिटी लगा दीजिए तो ये रैशनल इनइक्वालिटी हो गया। ऐसा ही आप देख लीजिए, ये मेरा एक रैशनल फंक्शन है और इस रैशनल फंक्शन में हमने इनइक्वालिटी लगा दिया तो ये रैशनल इनइक्वालिटी हो गया। नेक्स्ट, ये भी आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो सर यहाँ तो ये देखिए, इस रैशनल फंक्शन को और इस रैशनल फंक्शन को हम कंबाइन कर देंगे यहाँ एडिशन ऑपरेशन के थ्रू और देन वो सिंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर से आपका रैशनल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और देन इसमें इनइक्वालिटी लगा हुआ है तो इसलिए ये रैशनल इनइक्वालिटी हो गया। तो मेरे ख्याल से रैशनल इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन यानी रैशनल इनइक्वालिटी बोलते किसको हैं ये आपको अब क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आखिर कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं जो रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय हमें यूज नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तुरंत आप समझ लीजिए। तो इसको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन रैशनल इनइक्वालिटी। रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय कौन कौन से ऑपरेशन हमें नहीं करनी चाहिए, प्रोहिबिटेड है, वो समझ लीजिए। तो सबसे फर्स्ट है कैंसिलेशन ऑपरेशन। अगर कहीं भी हमें कॉमन फैक्टर दिखाई पड़ रहा है रैशनल इनइक्वालिटी में तो डेफिनेटली रैशनल इनइक्वालिटी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लीनियर फैक्टर बहुत सारे होंगे। अगर उसमें कोई भी फैक्टर कॉमन है तो उसको आपको कैंसिल आउट नहीं करना है, खास करके उसमें अगर वेरिएबल प्रेजेंट रहे तब। तो सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस तरह से आपका रूट, सपोज कर लीजिए कि उस रैशनल इनइक्वालिटी का रूट 3 होंगे, मतलब नंबर ऑफ रूट्स 3 हैं, तो अगर एक फैक्टर को आप कैंसिल आउट कर देंगे तो उसके रूट ओनली 2 ही होंगे, यानी 2 नंबर्स में होंगे। तो यहाँ रूट लॉस हो सकता है। तो इसीलिए अगर फैक्टर वेरिएबल हो तो उसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे। सेकेंड प्रोहिबिटेड ऑपरेशन क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करनी है। तो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करनी है? तो उस टर्म में जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट हो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप वेरिएबल का तो साइन जान ही नहीं रहे हैं कि वेदर वेरिएबल इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आप उसका साइन नहीं जान रहे हैं तो फिर आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि इसका साइन क्या है, तो इसलिए इनइक्वालिटी आप कब चेंज करेंगे कब नहीं चेंज करेंगे ये आप सर्टेनली नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और लास्ट है कि हम स्क्वायरिंग ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं, खास करके उस टर्म पे जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट हो, यानी वैसे टर्म जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट है उसको स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं। तो सर फिर क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्यों? क्योंकि वेरिएबल जिस टर्म में प्रेजेंट है उसका साइन आप क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सर अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो उसे स्क्वायरिंग का क्या मतलब है? तो आप जान रहे हैं कि स्क्वायर फंक्शन नेगेटिव नंबर के लिए डिक्रीजिंग होता है और पॉजिटिव नंबर में यानी पॉजिटिव डोमेन में इंक्रीजिंग होता है। तो अगर स्क्वायरिंग फंक्शन में पॉजिटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उस समय इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन वही दो नंबर अगर नेगेटिव नंबर हो उस समय आप स्क्वायर करते हैं। सपोज कर लीजिए कि इस तरह से आप -3 है लेस देन -2 है, तो ये देखिए ये दोनों नेगेटिव नंबर है, यहाँ तक तो सही है। अब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो देखिए आपका इनइक्वालिटी रॉन्ग हो गया। तो मीन्स दैट कि अगर दो नंबर नेगेटिव हैं तो उस केस में ये स्क्वायर करेंगे
तो साइन को आपको चेंज करना होगा इनइक्वालिटी के। लेकिन अगर एक नंबर पॉजिटिव हो दूसरा नंबर नेगेटिव हो तो उस समय स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ वेरिएबल टर्म है तो इसका साइन आपको क्लियरली पता नहीं है, तो ऐसे केस में आप स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, प्रोहिबिटेड 3 मेन मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं जो रैशनल इनइक्वालिटी में हम नहीं करते हैं या करने से बचते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अब रैशनल इनइक्वालिटी के कुछ फंडामेंटल लॉज हैं। वो फंडामेंटल लॉज बहुत ही सिंपल लॉज हैं जो कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए अभी मैं याद भी करवा दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो वो क्या क्या लॉज हैं तो वो देख लीजिए। तो मैंने बताया है कि रैशनल इनइक्वालिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो अगर कोई भी रैशनल इनइक्वालिटी लेस दैन जीरो हो, तो लेस दैन जीरो हो इसका मतलब है कि नेगेटिव होगा। तो आइदर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाए, तब ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। या ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए, तब पर भी। तो आपने क्या देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अगर अपोजिट है तभी ये इनइक्वालिटी वैलिड हो रहा है। ये बोथ द केसेस में वही है कि आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए तभी ये वैलिड होगा। तो मैंने दो नंबर अगर साइन में अपोजिट होंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो ऑलवेज लेस होगा जीरो से। सपोज कर लीजिए 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या होगा -20, तो डेफिनेटली ये जीरो से लेस होगा। अब इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 इंटू -5, तो डेफिनेटली ये भी -20 होंगे और लेस देन 20। तो अगर 2 नंबर ऐसे हों जिसका साइन अपोजिट हो तो उसके प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन जीरो हो, तो यही तो लिखा गया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन जीरो होगा। सेम वैसा ही अगर ये रैशनल इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो हो, यहाँ जीरो हो, तो उस केस में डेफिनेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होगा तभी ये इनइक्वालिटी वैलिड होगा। आइदर दोनों ही नेगेटिव हो जाए तब पर भी ये वैलिड होगा। मीन्स आपने क्या यहाँ देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो रहा है। तो जब 2 नंबर जिसके सेम साइन हो तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यही तो लॉ मैंने लिख रहा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ लेस देन इक्वल टू है तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखनी होगी, तो यहाँ देखिए ये लेस देन के लिए ये ऑलरेडी ये आप कंडीशन जान रहे हैं, और इसमें जब इक्वल टू जीरो लगा हुआ रहे तो उस केस में आपको ध्यान रखनी है क्या कि डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इस केस को आप अलग से डिस्कस करेंगे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय। तो सर अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो आप ये बात पहले से जान रहे हैं कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो उसको हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक है, तो वो डिफाइंड नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमें क्यों नहीं होगा, तो हमें सिर्फ रियल नंबर से ही मतलब है, तो इन्फिनिटी रियल नंबर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी एक सिंबल है। चलिए, तो यहां आप देख लीजिए कि अगर यहां इक्वल टू भी होल्ड करे तो ऐसे केस में आपको ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो ये अलग केस कंसीडर करनी होगी। नेक्स्ट, ये भी सेम वैसा ही है। यहाँ देखिए इक्वल टू होल्ड कर रहा है तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो केस को हमें अलग से कंसीडर करनी होगी। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ रैशनल इक्वालिटी है, ये सब के सब इनइक्वालिटी थे और ये रैशनल इक्वालिटी है। तो यहाँ अगेन डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं, तो हमारे पास यही 5 बेसिक लॉ हैं जो किसी टाइप के रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें याद रखनी होगी। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं जो रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय अलाउड है, मतलब नॉन रेस्ट्रिक्टेड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये देख लीजिए। सबसे फर्स्ट कि
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे टर्म जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट हो लेकिन उसका साइन हमें पहले से अगर नोन हो तो उस केस में हम उस टर्म को से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका साइन नोन नहीं हो तो ऐसे केस में उससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, कैंसिलेशन ऑपरेशन। अगर कोई कांस्टेंट टर्म मिल जाए तो डेफिनेटली उसका साइन तो ऑलरेडी नोन होगा। जैसे कोई नंबर है तो डेफिनेटली उसका साइन नोन होगा। तो ऐसे केस में आप कैंसिलेशन ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो नॉन रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन हैं जो हमें आसानी से किसी भी तरह से कोई सॉल्व करते समय रैशनल इनइक्वालिटी को हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर कितने टाइप के रैशनल इनइक्वालिटी होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। टाइप 1 में इस तरह के रैशनल इनइक्वालिटी में आप गौर करेंगे कि RHS टर्म 0 होता है और LHS टर्म में रैशनल फॉर्म में होगा। LHS इसका रैशनल फॉर्म में होगा। तो ये एक टाइप 1 हो गया। टाइप 2 में क्या होगा कि RHS में कोई कांस्टेंट टर्म होंगे। ठीक है, और LHS में ये रैशनल फॉर्म में होगा। इसका LHS रैशनल फॉर्म में होगा। तो ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 में क्या होगा कि RHS टर्म कोई वेरिएबल होगा। RHS टर्म में कोई वेरिएबल हो सकता है। मे बी यहाँ मैंने फंक्शन के फॉर्म में लिखा है तो कोई फंक्शन के फॉर्म में वेरिएबल प्रेजेंट होगा और LHS में वही। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि LHS में कई सारे टर्म हो और वो रैशनल फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस या माइनस करके उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और देन इसी में से कोई फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली यही 3 टाइप के रैशनल इनइक्वालिटी के फॉर्म हो सकते हैं। और रही बात है लॉज के, तो मैंने इसके पहले 5 टाइप के लॉज होते हैं, वही हर तरह के रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय आपके काम आएंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब क्या है कि स्टेप्स कौन सा हम यूज करेंगे, किस तरह के स्टेप्स से रैशनल किसी भी तरह के रैशनल इनइक्वालिटी हो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टेप 1 बाय 1 करके मैं आपको बता रहा हूं। सबसे फर्स्ट आपको करनी क्या है कि रैशनल इनइक्वालिटी किसी भी फॉर्म में हो उसका LHS को सिंगल टर्म करना है और RHS को 0 के इक्वेट कर देना है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है रैशनल फॉर्म में जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज करेंगे जहां तक पॉसिबल हो सके लीनियर फैक्टर में। तो क्या सर ये कंपलसरी है कि सारे रैशनल फंक्शन यानी रैशनल इनइक्वालिटी के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो ही जाए? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर वो रिड्यूस नहीं होगा तो मे बी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहेगा, मे बी क्यूबिक के फॉर्म में रहेगा। तो उसी टाइप से हम उसको सॉल्व करेंगे जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि उसको लीनियर फैक्टर में रिड्यूस करें। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर में आपको रिड्यूस करना है। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करनी है, तो वेवी कर्व मेथड यूज करनी है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 3 में अच्छे से मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया है। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप पहले काइंडली उसको देख लें। तो देन वेवी कर्व आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रैशनल इनइक्वालिटी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप में रिड्यूस कर लेते हैं तो वेवी कर्व मेथड हम कैसे यूज करेंगे वो देख लीजिए। तो अब है क्या, आपने लीनियर फैक्टर में रिड्यूस कर दिया। अब ईच एंड एवरी लीनियर फैक्टर जो होंगे वो आपको
एक क्रिटिकल पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। तो सर ये क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ? तो उस लीनियर फैक्टर को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो जो x का वैल्यू होगा वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, तो जितने उसमें लीनियर फैक्टर होंगे उतने आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज कर देनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि सबसे फर्स्ट हमें क्या करनी है कि रैशनल इनइक्वालिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद उसको लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज करना है और ईच एंड एवरी लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट करके आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है और उसी क्रिटिकल पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद स्टेप 4 में हमें क्या करना है कि जो भी टर्म हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएगा उसका लीडिंग टर्म यानी हाईएस्ट डिग्री के टर्म को हम लीडिंग टर्म कहते हैं, तो उस लीडिंग टर्म को पॉजिटिव कर देनी है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो उस केस में जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो लिखा है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा वो जो इंफिनिटी के तरफ होगा वहां साइन हमें पॉजिटिव देनी होगी। और अगर लीडिंग टर्म नेगेटिव हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो जो इंफिनिटी के साइड में हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा वहां हमें साइन नेगेटिव देनी होगी। फिर से समझ लीजिए, कोशिश हमें यह करनी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव होगा तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट जो इंफिनिटी के नियर होगा उसका इंटरवल पॉजिटिव होगा और अगर लीडिंग टर्म नेगेटिव है तो वो इंटरवल नेगेटिव होगा, जो कि मैं आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट है, ये सब के सब वेवी कर्व का ही एक पार्ट है। अगर लीनियर फैक्टर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें रिपीटेड हो, मतलब उसके ऊपर में ऑड पावर भी हो सकता है या इवन पावर भी होगा। तो अगर किसी फैक्टर का, लीनियर फैक्टर का पावर ऑड हो तो उस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते समय उसका साइन चेंज कर देनी है। लेकिन अगर लीनियर फैक्टर का एक्सपोनेंट इवन नंबर हो, उसका एक्सपोनेंट पावर इवन हो, तो उस केस में हम उस फैक्टर से जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको क्रॉस करते समय साइन को चेंज नहीं करना है, साइन वैसा ही रहेगा। ये सारे जो भी हमने स्टेप बताया, इस स्टेप को मैं अच्छी तरह से क्वेश्चन जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपको फिर से क्लियर करूंगा। और स्टेप 6 में क्या है कि हमें इन सारे इंटरवल में से जो कॉमन है उसको सिलेक्ट कर लेनी है और वही हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, यानी फाइनल आंसर वही। अब इसमें क्या ध्यान देनी है कि ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जो डिनोमिनेटर से हमें मिला है, यानी न्यूमरेटर में भी कुछ लीनियर फैक्टर होंगे और डिनोमिनेटर में भी लीनियर फैक्टर होंगे, तो जो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से हमें मिले हैं वहां कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं होगा, वहां ऑलवेज ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, यह हमेशा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लोज इंटरवल रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और उस केस में वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड, रैशनल इनइक्वालिटी पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये डेफिनेटली रैशनल इनइक्वालिटी है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करनी है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें इसको इस साइड लाएंगे। तो इस साइड लाने के बाद मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है, और इस दोनों टर्म को हमें सिंगल टर्म में कन्वर्ट करनी है। और अब देखिए ये जाकर के मेरा सिंगल टर्म में ऐसा px बाई qx लेस देन इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आपको करनी क्या है कि न्यूमरेटर में जो भी टर्म है और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, इन दोनों टर्म को प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिख देनी है। यहाँ तक लिख दिया। यहाँ देखिए न्यूमरेटर वाला टर्म यहाँ है और ये सब के सब डिनोमिनेटर वाले टर्म हैं। इन सब को हमें प्रोडक्ट में लिख देना होगा और यहाँ जैसे इनइक्वालिटी का साइन है एज इट इज यहाँ लिखनी होगी। अब यहाँ देखिए कि ये जो न्यूमरेटर में जो भी टर्म थे वो लीनियर में रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, ये क्वाड्रेटिक में ही है। रिड्यूस नहीं हो पा रहा है क्यों? क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनांट अगर आप निकालेंगे तो वो डिस्क्रिमिनांट 0 से लेस हो जाता है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर या फंक्शन जिसका डिस्क्रिमिनांट 0 से लेस हो यानी नेगेटिव हो, उसको आप लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये एज इट इज रह गया और बाकी डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको मैंने लीनियर के फॉर्म में लिख दिया। अब इसका डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है और तब हमें इसके लीडिंग टर्म, इसकी बात मैं कह रहा हूं, इसके लीडिंग टर्म को देखना है। तो इसका लीडिंग टर्म पॉजिटिव है। तो अगर डिस्क्रिमिनांट क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 हो और लीडिंग टर्म पॉजिटिव हो तो इसका साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर लीडिंग टर्म नेगेटिव हो तो इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए ये ऐसे टर्म हैं इसमें जिसका साइन हमें ऑलरेडी पता चल गया पॉजिटिव। ठीक है, तो जब साइन पता चल गया तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। ठीक है, तो इस टर्म को मैंने क्या किया, इस साइड लेकर के चला गया। तो 0 डिवाइडेड बाई दिस वन, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर हमें इसका साइन पता नहीं है तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल से देख लीजिए कि इसका साइन हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगेन इसका भी हमें साइन नोन नहीं है, इसका भी साइन नोन नहीं है, तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करूंगा। लेकिन वही देख लीजिए कि आप इसका हमें साइन नोन हो गया। कैसे? तो मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से हमने इसका साइन पता कर लिया कि इस वाले टर्म का साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इधर ले जाऊंगा, तो 0 डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर मतलब 0। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब वो फैक्टर 0 के इक्वल हो गया, तो अब बचा इतना। यहां तक आपको क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया था वेवी कर्व के लिए कि इससे एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, इससे दूसरा क्रिटिकल पॉइंट और इससे तीसरा क्रिटिकल पॉइंट। ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। यहां तक क्लियर है। और कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो यहां देख लीजिए हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट ये है, तो इसको मैंने यहां रिप्रेजेंट किया। उसके बाद उससे लोवेस्ट यहां है और सबसे लोवेस्ट यहां है। तीनों को मैंने यहां 3 लीनियर फैक्टर है और ईच एंड एवरी लीनियर फैक्टर आपको एक क्रिटिकल पॉइंट आपको प्रोवाइड करेगा, जिसको मैंने यहां लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, याद रखिएगा। अब ध्यान रखिए एक चीज और कि जो फैक्टर आपका डिनोमिनेटर से आया है, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से आया है वहां ऑलवेज ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, ये किस केस में हमें कंसीडर करना है? जब इक्वल टू साइन भी होल्ड करे, और अगर इक्वल टू साइन होल्ड नहीं करता है तब तो सब के सब क्रिटिकल पॉइंट ओपन इंटरवल होंगे। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए -3 +3 और उसके बाद -2, तो ये सब के सब डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, तो इसीलिए इसका साइन क्या हो गया, ये सब के सब ओपन इंटरवल होंगे, तो मैंने यहां ओपन इंटरवल रख दिया। ठीक है, और अब मैं इसी साइन की बात कर रहा था। तो यहां देखिए इसके लीडिंग टर्म का साइन क्या है, तो इस x को इस x से, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, यानी लीडिंग टर्म पॉजिटिव होगा। तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच का इंटरवल पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए
अब इस फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ये फैक्टर मेरा यहाँ से आया है, तो इसका एक्सपोनेंट ऑड है, तो इसको जब मैं क्रॉस करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है -2, तो देखिए -2 यहाँ से आया है, इसका एक्सपोनेंट अगेन ऑड है, तो इसको मैं जब क्रॉस करूँगा तो यहाँ देखिए साइन चेंज हो जाएगा। फिर -3 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आया है, इसका एक्सपोनेंट ऑड है, तो ऐसे केस में फिर जब मैं इसको क्रॉस करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा। और सर अगर इवन रहता तब क्या करते? तो इवन रहने पर जब आप उस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आपने नंबर लाइन पर अरेंज कर दिया। अब मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो ये इसका आप देखिए कि इन सब का प्रोडक्ट क्या है, 0 से लेस है, मीन्स नेगेटिव है। तो देखिए मेरे लिए नेगेटिव यहाँ और यहाँ है, तो फेवरेबल इंटरवल मेरा ये दोनों हो गया। और इस तरह से मेरा ये सॉल्यूशन आ गया। -∞ से -3 एक इंटरवल, यूनियन -2 से 3, और यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां भी देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें कन्वर्ट करनी है, < 0, तो इसके लिए इस टर्म को हमें उधर ले जानी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऐसे लिखा, और अब इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके ये अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। अब यहाँ देखिए ये रिजल्ट आने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब आप गौर करेंगे कि यहाँ न्यूमरेटर का लीडिंग टर्म नेगेटिव हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, उसके लीडिंग टर्म को आपको पॉजिटिव कर देनी है। तो इसके लिए हमें क्या करनी होगी, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आप ये पहले से जान रहे हैं कि इनइक्वालिटी में अगर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इनइक्वालिटी का साइन < था, यहाँ इनइक्वालिटी का साइन > हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ अगेन -1 से इस साइड, यहाँ पहले से माइनस था तो -1 और -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों किया था? ताकि लीडिंग टर्म मेरा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, डिनोमिनेटर को भी लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। और अब आपको तो पता ही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी लीनियर फैक्टर होंगे उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिख देनी है। और प्रोडक्ट के फॉर्म में आप याद रखेंगे कि ये और ये दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर का फैक्टर है, तो इससे जो भी क्रिटिकल पॉइंट हमें मिलेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट किसी भी कंडीशन में क्लोज इंटरवल होल्ड नहीं करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो भी मिलेंगे उसको मैंने नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया, असेंडिंग ऑर्डर में याद रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ देखिए ये -4 क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से मिला है, तो यहाँ देखिए ओपन इंटरवल। ये 3 डिनोमिनेटर से मिला है हमें, तो ये ओपन इंटरवल। और न्यूमरेटर से ये -3 मिला है तो क्लोज इंटरवल। 6 न्यूमरेटर से मिला है तो क्लोज इंटरवल। ये किस केस में क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल हम डिस्कस करेंगे, जब =, भी साइन होल्ड करे तो उस समय आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आपको डिस्कस करनी होगी। अदरवाइज अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन हो तो उस केस में हमें क्लोज इंटरवल को डिस्कस नहीं करनी होगी, सब के सब ओपन इंटरवल होंगे। अब देखिए मेरे लिए फेवरेबल इंटरवल क्या होगा, डिजायर इंटरवल। तो यहाँ देखिए 0 से ये जो भी हैं इन सब के प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है, मीन्स पॉजिटिव। तो देखिए मेरा पॉजिटिव इंटरवल यहाँ, पॉजिटिव इंटरवल यहाँ, और इसको अब हमें कंबाइन कर देनी होगी और यही मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये भी एक रैशनल इनइक्वालिटी है, लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए कि
इक्वल टू होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करने वाला कंडीशन यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्लोज इंटरवल की यहाँ बात ही नहीं करनी है। अब इसमें मैंने एक से स्क्वायर कॉमन ले लिया और एक से स्क्वायर कॉमन लेने के बाद इस तरह से मैंने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद देखिए ये सब के सब लीनियर फैक्टर में रिड्यूस हो चुके हैं, तो अब इसे हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देनी होगी। अब यहाँ गौर करेंगे कि ये टर्म इसमें कहीं नहीं है, तो सर ये टर्म गया कहाँ? तो आपको मैंने अभी तुरंत बताया है कि जैसे ही हमें पता चले कि कोई ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल हो और उसका साइन हमें पहले से पता चल जाए, तो देखिए इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। किसी भी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो गया, तो इसका साइन हमें पता चल गया। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करके इधर ले जाइए। एक्स स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर बाकी टर्म का क्यों नहीं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए? क्योंकि बाकी टर्म का इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, ये हमें पता नहीं है। तो रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय अगर आपका किसी भी तरह से स्क्वायर टर्म आ जाए, मे बी स्क्वायर टर्म की जगह ऐसा भी हो सकता है कि मॉड आ जाए। ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर या मॉड या समथिंग मॉड में आ जाए, तो आप ये बात जान रहे हैं कि आइदर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, मॉड जैसे ही आएगा उस केस में आप इसका साइन पहले से पॉजिटिव है, ये बात जान रहे हैं, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सेम वैसा ही अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया या इवन रूट का मतलब है 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट, ये सबको इवन रूट कहा जाता है। तो इवन रूट जितने भी होंगे उन सब को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो ये पॉजिटिव जैसे ही मिलेगा तो उसको आप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये मैंने आपको नॉन रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन में हमने बताया है। तो यहाँ देखिए इसका साइन हमें पता चल गया, तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ ले जाएंगे और ये फिर 0 हो गया। ठीक है, तो अब मेरे लिए फाइनल ये आ गया। अब इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में इसके क्रिटिकल पॉइंट को हमें अरेंज करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और यहाँ अब हमें तो चूंकि यहाँ इक्वल टू साइन होल्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्लोज इंटरवल कंसीडर नहीं करना है। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अब देखिए इन सब पर एक्सपोनेंट क्या है? 1 है, तो आपको यहाँ से अल्टरनेट साइन चेंज करते चले जाना है। ठीक है, देखिए सबका साइन अल्टरनेट हो गया। ये मैंने वे भी कर्म में भी बता रखा है, तो उसको काइंडली आप पहले देख लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से मेरा डिजायर इंटरवल ये पॉजिटिव का है। तो सर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि आप देखिए ये पूरे टर्म 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए मेरा इंटरवल रिजल्ट सॉल्यूशन सेट ये मिल गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहां देखिए आप यहां अगर गौर करेंगे तो फर्स्ट आप इस पे नज़र डालें तो ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, मतलब इसका साइन पॉजिटिव आपको पता चल गया। सर अगर कोई ऐसा टर्म हो जो नेगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे? तब पर भी आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि नेगेटिव टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ बस याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए इसका साइन पॉजिटिव हमें ऑलरेडी पता चल गया, तो इसको हम डिनोमिनेटर में इस साइड ले जाएंगे, तो ये ऑलरेडी 0 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ एलिमिनेट कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया। इसको मैंने फैक्टराइज करके यहाँ लिख दिया। अब यहाँ आप न्यूमरेटर में आप गौर करेंगे कि लीडिंग टर्म नेगेटिव है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हमें पॉजिटिव कर लेनी होगी। ठीक है, तो मैंने पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में इन सबको लिख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और चीज़ गौर करना होगा जो कि मैं आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा। यहाँ आप देखिए कि इस टर्म लीडिंग टर्म है, तो ये लीडिंग टर्म मेरा नेगेटिव है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा टर्म का जो लीडिंग टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें क्या करनी होगी? लीडिंग टर्म को पॉजिटिव करनी होगी। तो पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमें यहाँ साइन को चेंज करना पड़ा, तो साइन चेंज कर दिया। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात आप एक गौर करेंगे क्या कि
कि यहाँ देखिए x+1 है, x+1 है, तो यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है। तो सर अब तो हमें यहाँ इसका साइन पता चल गया, तो क्या मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ? तो इसी चीज़ को मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। कोई ऐसा टर्म जिसका डिनोमिनेटर से वो टर्म आया है और वो आपको पॉजिटिव टर्म है या जिसका साइन नोन है, तो आप उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप इसको एलिमिनेट कर देंगे तो आप देखिए कि इससे x इज इक्वल टू x जैसे ही यहाँ एलिमिनेट करेंगे तो ऐसे केस में इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये इससे क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू -1। तो ये क्रिटिकल पॉइंट -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। अब सपोज कर लीजिए कि ये टर्म को आपने हटा दिया तो ये रूट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से जो इस तरह का टर्म आता है तो उसको आपको एलिमिनेट नहीं करनी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ एलिमिनेट, इसका जब मैं सॉल्यूशन सेट अभी बताऊंगा तो आपको फिर से यहाँ आपको क्लियर करूंगा कि आखिर मैंने यहाँ क्यों नहीं एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करने से क्या दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको दो लीनियर फैक्टर में a² - b² के फॉर्म पर ब्रेक कर दिया यहाँ एज इट इज, और इसको स्क्वायर को ऐसे ही। अब क्या है कि इसको हमें नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए लिख देनी है। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ देखिए ये टर्म कहाँ से आया है? डिनोमिनेटर से, तो ओपन इंटरवल। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ देखिए इस चीज़ को मैंने आपको क्या बताया था कि जब असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे और लीडिंग टर्म पॉजिटिव होगा तो इन्फिनिटी के नज़दीक, इन्फिनिटी के नियर जो इंटरवल होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब चलिए ये 4 है, यहाँ से आया है, इसका एक्सपोनेंट 1 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा क्रॉस करते समय। √2 यहाँ देखिए, यहाँ से आया है तो इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो इसको जब मैं √2 को क्रॉस करूंगा तो साइन देखिए माइनस से प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए 1 कहाँ से आया है? यहाँ, इसका एक्सपोनेंट क्या है? इवन नंबर, तो इसको मैं जब क्रॉस करूंगा तो इवन नंबर एक्सपोनेंट होने के कारण इसका साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ अगर मैं इसको हटा देता, सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ये टर्म नहीं होता, तो उस केस में मेरा इंटरवल क्या होता वो चीज़ आप देखिए। तो मेरा इंटरवल यहाँ √2 से -√2 से √2 की तरफ होता, और ये तो टर्म होता ही नहीं क्योंकि मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव था तो इसलिए एलिमिनेट। तो अगर मैं ऐसा कर देता तो सीधे मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ होता? -2 से +2, लेकिन इसमें तो 1 भी काउंट हो जाता, जबकि 1 ओपन इंटरवल आ रहा है, यानी 1 आपको काउंट करनी ही नहीं है। तो इसीलिए मैं इस इंटरवल को यानी इस टर्म को कंसीडर किया ताकि ये मेरा रूट लॉस यानी x नॉट इक्वल टू 0 ये काउंट हो सके। ठीक है, तो अब आपको ख्याल आ गया होगा कि डिनोमिनेटर से इस तरह का टर्म आएगा तो उसको आपको कैंसिल नहीं करनी है। अब मेरा डिजायर सॉल्यूशन सेट किधर हो गया? तो यहाँ नेगेटिव है, तो अब देखिए नेगेटिव इंटरवल यहाँ है और फिर उसके बाद नेगेटिव इंटरवल यहाँ है। ठीक है, ऐसे केस में हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, इस क्वेश्चन में ये टर्म का एक्सपोनेंट 4 है, मतलब ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। इसका एक्सपोनेंट ऑलरेडी मतलब 2 है तो ये पॉजिटिव, ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो गया। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने कर दिया और ये गायब हो गए। ठीक है, अब यहाँ बचा ये टर्म और ये टर्म। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए x हमने कॉमन ले लिया तो x² और उसके बाद 36 हो गया। a² - b² के फॉर्म में इसको लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसको
प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा, तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ ऑड है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते समय साइन चेंज करनी है, और यहाँ इवन था तो इसीलिए साइन चेंज हमने नहीं किया। ये तो आप क्लियर हो चुका होगा। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर हमें अरेंज कर देनी है, तो अब इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, और इस तरह से ये मेरा सॉल्यूशन सेट यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, तो ये पॉजिटिव इंटरवल है, ये पॉजिटिव इंटरवल है, और ये पॉजिटिव इंटरवल है, तो इस तरह से मेरा ये सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, तो डेफिनेटली इसको हमें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा, तो एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, और इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद इसको मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, और फिर उसके बाद है नंबर लाइन पर आप अरेंज कर दें, और उसके बाद इसमें जो डिजायर इंटरवल है वो आपको इस तरह से मिल गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें भी वैसे ही है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में न्यूमरेटर को मैंने रिड्यूस कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 2 लीनियर फैक्टर में रिड्यूस कर दिया, और फिर इसको आप नंबर लाइन पर इस तरह से अरेंज कर दीजिए, और इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ गया। तो मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन में आपको हर तरह से मैंने केस को डिस्कस कर दिया, कब क्या करनी है ऐसे, ठीक है। अब आपके लिए कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ दे रहा हूँ, जिसको उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल, यूजफुल टू यू, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड। तब तक जय हिंद।